हेलो फ्रेंड्स। सिस्टम मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल आर्किटेक्चर को देखने की कोशिश की थी, जिसमें स्टैंडर्ड 8085 के विषय में डिस्कशन किया था और दुनिया का पहला जो कंप्यूटर हमने 8086 या 88 बनाया उसके इंटरनल आर्किटेक्चर को जानने की कोशिश की। वो पहला कंप्यूटर था जिससे कंप्यूटर की दुनिया में रिवॉल्यूशन आया और हमने कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड बनाने लगा। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसके पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये फोर्थ जनरेशन में जो डेवलपमेंट हुआ इसको हम रिवॉल्यूशनाइज डेवलपमेंट बोल रहे हैं। मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इसी के बाद कंप्यूटर के विषय में, उसके परफॉर्मेंस के विषय में, उसको काम करने के विषय में, उन सारी बातों पर विराम लग गया कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जब कंप्यूटर पीसी बन गया तो ये कंप्यूटर घर घर तक आना शुरू हो गया, आदमी की पहुंच में आ गया, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर भी। और बाकी चाहे पावर रिक्वायरमेंट की बात हो, स्पेस रिक्वायरमेंट की बात हो, स्पीड की बात हो, तरह तरह के ऑपरेशंस बनाए जाने लगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, सॉफ्टवेयर बनाए गए। तो हम उस कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बाद कंप्यूटर में लगातार बदलाव हुआ। और हम कंप्यूटर के लगातार बदलाव की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या बदलाव हुए। तो कुछ पैरामीटर के आधार पर हमने एक टेबल बनाया है जो स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर की बात करता है। और ये बेसिक फंडामेंटल माइक्रो प्रोसेसर थे जो समय समय पर कंप्यूटर में इस्तेमाल किए गए। और इसमें कुछ पैरामीटर हमने यहाँ बना रखे हैं। जैसे सबसे पहले रजिस्टर साइज की बात हो रही है, बीट में हमने इनको दिखाया है। ये प्रोसेसर के नंबर है। प्रोसेसर चूँकि स्मार्ट चिप है, प्रोग्रामेबल चिप है, तो उसकी कोई यूनिट की बात तो हम करेंगे नहीं। वो अपने आप में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, तो जानते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग नंबर के हिसाब से समय समय पर डेवलप किए गए। और हर माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर साइज की बात करते हैं। रजिस्टर साइज मतलब ये वही साइज है जिसको हम लोग टेक्निकली आज के डेट में बात करते हैं वर्ड साइज। और ये वर्ड साइज कहने का सीधा मतलब है कि ये ALU का साइज है। आप इस तरह से ध्यान में रखें। ALU की जो कैपेसिटी होगी, कंप्यूटर का डेटा उतनी ही तेज़ी से प्रोसेस होगा, कंप्यूटर उतनी ही तेज़ी से प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर हम ALU या वर्ड साइज की बात करें, जो रजिस्टर साइज इन बिट हमने लिखा है। इसके बाद डेटा बस। देखिए, ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर में जिससे वर्ड लेंथ पर माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है वो बाहरी कम्युनिकेशन बस इंटरफेस यूनिट भी आपका उसी वर्ड लेंथ पर कम्युनिकेट करे। ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हमने 8088 में आपको बताया भी था कि देखिए 8088 और 86 दोनों ही प्रोसेसर 16 बिट वर्ड लेंथ हैं। इनके ALU 16 बिट के हैं, लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन 8088 में डेटा बस 8 बिट का है, जबकि यहाँ पर 16 बिट का है। पहले 8086 डेवलप किया गया, उसके बाद हमने 88 बनाया। उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसके कॉस्ट को डाउन करने के लिए, ताकि मार्केट में लोगों की पहुंच तक कंप्यूटर बनाई जा सके और हमारा काम भी चल जाए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, स्वाभाविक है कि हमको 8 बिट 16 बिट के जगह पर एक ही बिट कम्युनिकेशन करना पड़े तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्लॉक साइकिल ज़्यादा लगेंगे, मशीन साइकिल ज़्यादा लगेगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस माइक्रो प्रोसेसर को मार्केट में, चूँकि लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर की डिमांड था, तो हमने 8088 को इम्प्लीमेंट किया। 8086 का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, तो उसको कंपनी ने ड्रॉप किया कि नहीं भाई, वो इफ़ेक्टिव नहीं है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो से बहुत दिक्कत था कंपनी को। तो दो अलग अलग ये डेटा बस विड्थ है। आप देखें, हर माइक्रो प्रोसेसर के विषय में हमने लिख रखा है। इसके बाद एड्रेस बस। एड्रेस बस का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस, जैसा कि यहाँ हमने 8088 के केस में रखा है 20, इसका मतलब है टोटल एड्रेसेबल लोकेशन कितना होगा, 2 टू पावर 20। और ये 1 मेगा बिट लोकेशन की बात करता है।
लोकेशन, बिट लोकेशन का मतलब आप इसको इस तरह से समझें कि मान लेते हैं हमारे पास ये 20 के जगह पर हमारे पास 2 बीट हो, तो 2 बीट का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 टू पावर 2, ये होगा 4। और ये 4 बिट लोकेशन देखिए किस तरह से एक्सेस होगा। 4 बिट का मतलब क्या हुआ, 2 बिट हम लिए हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर हम 3 बिट लेंगे तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, देन 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, 8 हो जाएगा। इसी तरह 20 लोकेशन की बात कर रहे हैं तो 20 लोकेशन मतलब ये 1 मेगा बिट लोकेशन है। मेगा बिट लोकेशन मतलब उतने डिफरेंट एड्रेस हैं हमारे मेमोरी में। मेन मेमोरी को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का। एड्रेस बिट की अगर हम किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की करें तो आप समझ लेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 20 बिट एड्रेस है तो कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है, तो मैक्सिमम 2 टू पावर 20। अब ये बात और भी ध्यान में रखने की है कि यदि हमारा माइक्रो प्रोसेसर 20 बिट का है एड्रेस बस, तो क्या मशीन में 20 बिट का मेमोरी भी होना चाहिए? ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे आप। माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगाते हैं, अपने व्यवस्था जैसा हमारा फाइनेंशियल कंडीशन है और जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। हम जानते हैं कि पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा था वो 16 बिट प्रोसेसर था, तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो कंप्यूटर को चलाता है, सॉफ्टवेयर को तो एक्सेस उनको करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कितना था, 16 बिट, मतलब वो मैक्सिमम 65,535 लोकेशन, 36 लोकेशन यहाँ बोलेंगे, मतलब 2 टू पावर 16। ये इसको जनरली हम लोग बोलते हैं 64K। और ये लोकेशन अगर 16 है, इसका मतलब है कि 20 लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको 20 लोकेशन रखना ही है या 1 MB मेमोरी लगाना ही है। आप चाहें तो 64 किलोबाइट लोकेशन मेमोरी से भी काम चला सकते हैं। लेकिन हमारी माइक्रो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी उससे अधिक थी। हमारा माइक्रो प्रोसेसर 20 बिट एड्रेस को एक्सेस करने का क्षमता रखता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है। आप मेमोरी जितना लगाएंगे उतना एक्सेस होगा, बाकी का रेस्ट इनवैलिड एड्रेस होगा। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि अगर 20 बिट एड्रेस है तो आप 2 MB लोकेशन एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए 21 बिट चाहिए आपको। मतलब जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो हम यहाँ दिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा लोकेशन मेमोरी अगर आप लगाते हैं तो मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो CPU तो एड्रेस कर ही नहीं सकता उसको। और CPU जब एक्सेस ही नहीं कर सकता तो उस मेमोरी को लगाया नहीं जाता, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेमोरी मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या होगी, कितने बिट का हम बात करते हैं। और ये बिट मतलब उतने पिन, माइक्रो प्रोसेसर के डिफरेंट पिन हैं एड्रेस के लिए, इतने एड्रेस बिट के लिए पिन चाहिए और इसी पिन पर वो एड्रेस जनरेट करते हैं। ये अलग बात है कि मल्टीप्लेक्स मोड में हम ये डेटा बस भी इन्हीं के साथ मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। कई बार में थोड़ा सेपरेट भी रखा जाता है, लेकिन अगर हम डेटा बस और एड्रेस बस को एक साथ मल्टीप्लेक्स मोड में काम कराएं तो कम पिन से भी काम चल सकता है, क्योंकि एड्रेस और डेटा कोई भी माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जनरेट नहीं करता। कैसे नहीं करता उस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन कैश। कैश मेमोरी के विषय में आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल में पढ़ा होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी पढ़ा होगा आपने। तो कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जो CPU और रैम के बीच में हम लगाते हैं। CPU और रैम के बीच में अगर कोई फास्ट मेमोरी हम लगाते हैं तो वो मेमोरी है कैश। ऐसे बेसिकली मेमोरी में और डिस्कस हम करेंगे इसका, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कैश मेमोरी एक स्टैटिक मेमोरी होता है। जनरली रैम डायनेमिक मेमोरी होता है, लेकिन हमारा कैश मेमोरी जो है वो स्टैटिक मेमोरी है। और ये स्टैटिक मेमोरी डायनेमिक से कम 10 गुना फास्ट होता है। मेन लगाने का मकसद हमारा ये है कि ये कैश मेमोरी की स्पीड CPU रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है इससे कम होगा, लेकिन रैम जो मैक्सिमम मेमोरी हम लोग रैम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में उससे ज़्यादा होगा। तो रैम से फास्ट है और CPU रजिस्टर से थोड़ा स्लो है। टेक्नोलॉजी दोनों का एक ही है, लेकिन CPU रजिस्टर चूँकि हम CPU के अंदर लगा रहे हैं
और इसको बाहर लगाने का मतलब है कि एड्रेस जनरेट करना होगा, हमको रीड राइट इंस्ट्रक्शन देना होगा और तब उसको एक्सेस करेंगे। तो ये कैश मेमोरी है और कैश मेमोरी की क्या स्थिति है उस टेबल में हम दिखा रहे हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। देखिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंटीजर डेटा को तो प्रोसेस करता ही है और एफिशिएंटली करता है, उसकी कैपेसिटी है। लेकिन फर्दर जब डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर को तो ज़्यादातर जब साइंटिफिक कैलकुलेशन में हम चले गए तो हमारा डेटा बहुत ज़्यादा होता है और डेटा बहुत ज़्यादा अगर डेटा हो और उनके रिजल्ट ज़्यादातर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आएंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसिंग यूनिट हमारे सीपीयू में होना चाहिए प्रोविज़न। लेकिन शुरू में आप देखें कि बहुत सारे प्रोसेसर में नहीं था, तो उस प्रोसेसर में उस कंप्यूटर में जिस पर इस विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को सपोर्ट करते हुए कंप्यूटर बनाए गए थे, उनमें अलग से हमने मैथ प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको को प्रोसेसर भी हमने कहा टेक्निकली, तो को प्रोसेसर हो, मैथ प्रोसेसिंग यूनिट हो, वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को प्रोसेस करने के लिए सेपरेट लगाए जाते थे। मदरबोर्ड सेम होता था, उसी मदरबोर्ड में हम उसको लगाते थे और मैथमेटिकल प्रोसेसिंग यूनिट हाई स्पीड में कर पाता था वो। लेकिन वो भी प्रोसेसिंग यूनिट था, लेकिन वो प्रोसेसिंग यूनिट सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट होता था उस कंप्यूटर में जहां पर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और साथ में को प्रोसेसिंग यूनिट या मैथ प्रोसेसिंग यूनिट हम लगाते थे। उसमें मैथ प्रोसेसिंग यूनिट अगर अलग से हमने लगाया है तो सेकेंडरी प्रोसेसर असिस्टेंट प्रोसेसर क्या काम करता था। लेकिन हाँ, उसकी खूबी ये थी कि वो मैथमेटिकल हाई लेवल के कंपटीशन को ईजिली परफॉर्म कर पाता था, इसी के लिए स्पेशली हमने डिज़ाइन ही किया था। तो ये इंटरनल फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की बात करता है और चूंकि एड्रेस बस से सीधा रिलेटेड है मैक्सिमम मेमोरी। ये मैक्सिमम मेमोरी जो है इसको आप यहाँ पर मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप नोट कर लेंगे। मैक्सिमम एड्रेसेबल एड्रेस या मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी जो है वो इस टेबल में हमने रखा है। मतलब कोई प्रोसेसर अगर 20 का है तो देखिए हमने आपको यहीं बता दिया है कि 2⁻20 मतलब 1 MB मैक्सिमम एड्रेसेबल स्पेस है। मेमोरी थोड़ा कम भी हम लगा के काम चला सकते हैं, अगर हमको मैक्सिमम इतना मेमोरी आप लगा सकते हैं। और हम जानते हैं कि प्रोसेसर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, तो इसको शॉर्ट में नहीं लिख करके हम फुल फॉर्म में ही लिख दें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम जानते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर यूज्ड, देखिए ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल था उस समय। उससे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था। माइक्रो प्रोसेसर भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट ही है, इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को कैसे समझा जाए, तो हमने कंपोनेंट लेवल पर एक बता दिया है कि पहला जो माइक्रो प्रोसेसर हमने बनाया था, देखिए उसमें 29,000 ट्रांजिस्टर के सेपरेट कंपोनेंट है। और चूंकि मेन प्रोसेसिंग एलिमेंट ट्रांजिस्टर होता है सीपीयू में, लेकिन उस सीपीयू को सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर बना लिया था। इसके बाद हम उसको इंटीग्रेटेड सर्किट में लेके आए और इसी के बाद फोर्थ जनरेशन हम माइक्रो प्रोसेसर बनाए। तो माइक्रो प्रोसेसर में उसी ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट किया गया, कम से कम जगह में एडजस्ट करने की हमने कोशिश की। और हमारी कैपेसिटी क्या है, तो इंडिविजुअल एलिमेंट हमने बताया है कि एक सीपीयू के अंदर, सीपीयू का साइज आप जानते हैं बहुत छोटा होता है। फिजिकली आप सोचिए कि ये बोर्ड पर जो हमने बनाया है ये भी आज के एडवांस P7 प्रोसेसर से 5 गुना बड़ा है। एक्चुअल में अगर कहा जाए तो एक प्रोसेसर हाथ में आप लेंगे तो सिर्फ इस साइज का है, और ये साइज पहले प्रोसेसर का भी करीब करीब वही था, आज के i7 प्रोसेसर का भी वही है। तो इतने छोटे से कंपोनेंट में 29,000 इंडिविजुअल कंपोनेंट, और केवल ट्रांजिस्टर से नहीं बनता गेट, उसमें रजिस्टर भी लगाए जाते हैं, डायोड भी लगाए जाते हैं, उनके बीच इंटरकनेक्शन भी होता है। तो आप सोचिए कि हमारा डेवलपमेंट जो पहला माइक्रो प्रोसेसर हमने बनाया था, तो कितने हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है ये, कि छोटे से चिप में इतने कंपोनेंट को हम
पहली बार 74-75 में ही हमने कर लिया था। 81 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर हमने लॉन्च भी कर दिया था 81 में। तो 81 या 80 की अगर हम बात करें तो अभी आज के 40 साल पहले, तो 40 साल पहले हम ये 29,000 इंडिविजुअल कंपोनेंट को एक सीपीयू के अंदर, छोटे से सीपीयू के अंदर इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी रखते थे। इसीलिए इसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है और इसका अलग नाम ही हमने दे दिया माइक्रो प्रोसेसर। और इस माइक्रो प्रोसेसर को भी बाद में हमने, यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है माइक्रो का, तो इस माइक्रो प्रोसेसर के बाद में सीधे प्रोसेसर बोलना शुरू कर दिए। लेकिन यो एक्चुअल में चाहे आप सीपीयू बोले, चाहे माइक्रो प्रोसेसर बोले, प्रोसेसर बोले, सब इसी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का बात करता है। तो ये अब आप देखें कि हमने रजिस्टर साइज रखा है, डेटा बस रखा है, एड्रेस बस रखा है, इंटरनल कैश की बात की है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की बात की है, मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी की बात किया, मैक्सिमम ट्रांजिस्टर यूज्ड कंपोनेंट कितना हमने यूज किया था। ताकि इसको बताने का मुख्य मकसद हमको ये है कि आप इसको याद नहीं रखेंगे, याद रखना संभव नहीं है। टेबल है, बुक है, इंटरनेट है, आप देख सकते हैं जब ज़रूरत होगी। लेकिन हाँ, एक आइडिया होना चाहिए कि किस लेवल के इंटीग्रेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर तैयार होता है, इंटीग्रेशन का लेवल क्या है। सिर्फ इसको समझने के लिए इस टेबल के इस कॉलम को हमने ऐड किया है। अब जरा सा देखिए 8088 और 86, इन दोनों में सिर्फ हमने आपको बताया, बाकी किसी पैरामीटर में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ एक्सटर्नल बस इंटरफेस यूनिट, ये जो डेटा बस बिट है, ये माइक्रो प्रोसेसर के बस इंटरफेस यूनिट BIU की बात करता है। और यहाँ पर BIU जो है ये 16 बिट है, ये 8 बिट है, बाकी कोई चेंज नहीं है। इंटरनल डिज़ाइन जब बनाना हो, 8088 बनाना हो, 86 बनाया हो, जो पिछले वीडियो में हमने बनाया हो, आप उसी को बनाएंगे, उससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में हम लेके आए 286। 286 में देखिए हमने क्या किया, इंटरनल में तो कोई चेंज नहीं किया, 16 बिट रजिस्टर का ही ALU था, 16 बिट कम्युनिकेशन भी होता था। लेकिन पहली बार जब हम 286 में आए तो हमने इस माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस को बढ़ाया, ये 20 से कर दिया 24। अब आप सोचिए कि अगर ये 20 से 24 हो जाए तो क्या होगा। तो 20 में 1 MB था, एक बीट अगर हम बढ़ाएंगे तो जस्ट डबल एड्रेसिंग कैपेसिटी होगा। क्योंकि डेसिमल सिस्टम में हम बात करते हैं तो एक अगर डेटा वेरिएबल हम चेंज करते हैं, एड्रेस स्पेस में एक बीट का चेंज करते हैं, तो 1 से 2 MB हो जाएगा, 22 होगा तो 4 MB होगा, 23 होगा तो 8 MB होगा, और हमने यहाँ 24 रखा है। इसका सीधा मतलब है कि ये पहली बार 286 में ही हमने 16 MB एड्रेस की बात की। मतलब 8088 और 86 में जहाँ पर हमारे पास कैपेसिटी 1 MB का था, अब हम उसको लेके चले गए 16 MB। मेमोरी पहले 1 MB लगाते थे, अब हम 16 MB मेमोरी, 16 टाइम्स ज़्यादा मेमोरी स्पेस कैपेबिलिटी का प्रोसेसर हमने डेवलप किया। कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया, केवल एड्रेसिंग लेवल को, केवल 4 एड्रेस लाइन को बढ़ाया, तो हमारी कैपेसिटी, एड्रेसिंग कैपेसिटी हो गई 16 MB। और देखिए प्रोसेसर का क्या हालत, कंपोनेंट का क्या स्थिति है। यहाँ ओनली 29,000 था, जो कि आगे लेकर के हम 1,30,000 की बात की है। 29 से 1,000 तो ज़्यादा ऐसे ही है, और ये 1 लाख कंपोनेंट ऑल इंटीग्रेट करने का हम व्यवस्था कर लिए, जब फिजिकल साइज वही रहा। तो आप सोचिए कि किस तेज़ी से हमने माइक्रो प्रोसेसर में डेवलपमेंट शुरू कर दिया। 4 एड्रेस लाइन बढ़ाया, कंपोनेंट हमारे 1 लाख, उसी फिजिकल स्पेस में करीब करीब हमने 1 लाख और इंटीग्रेट कर दिए कंपोनेंट, जहाँ पर 29,000 करते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट का क्या लेवल है। इसके बाद हमने 386 डेवलप किया। 386 में हमने क्या किया, इंटरनल वर्ड लेंथ को 32 बिट कर दिया। डेटा बस 16 बिट ही रखा, लेकिन इंटरनली हमने 32 बिट किया। एड्रेस लेवल वही रहा, और उसके बाद की कैपेसिटी यहाँ देखिए 130 से 275 पर चले गए। तब आप सोचिए कितना अधिक हमने बढ़ा लिया इसको, और कंपोनेंट किस तरह से हमने बढ़ाया।
इसके बाद जब आप आएंगे तो कंपोनेंट की गिनती करनी बहुत ज़रूरी नहीं है, वो तो हमने एक पैरामीटर के तौर पर दिया है, लेकिन बाकी सब चीज़ आप देखिए। SX 386 SX पहला प्रोसेसर था जिसको डेवलप किया, तो हमने 16 से 32 बिट कर लिया, इसको 16 बिट रखा, ये इसमें कोई चेंज नहीं किया, केवल एक आइटम पर बढ़ाया। यहाँ पर हमने एड्रेस को बढ़ाया था, यहाँ पर हमने वर्ड लेंथ को बढ़ा दिया, तो नया जनरेशन आ गया 386 SX। 386 SX के बाद हमने 386 SL और SLC, दो प्रोसेसर हैं ये। इसको ज़रा समझना ज़रूरी है कि जब हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आ गए और डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ने लगी, तो हमने कैसे कैसे देखिए बदलाव किए हैं। 386 SX के बाद SL जो है 386 SL, वो पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें हमने इस L का मतलब क्या है कि ये 386 SX ही है, लेकिन L डिनोट करता है लो पावर। मतलब 386 SL के ज़माने में आते आते हमारे मन में बात आ गई कि कंप्यूटर में पावर बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, कंप्यूटर हमेशा ही ऑन होता है, ऑफिस में सुबह ऑन कर दिया जाता है, शाम में बंद होता है, तो 10 घंटा 12 घंटा आराम से काम करता है। ये अलग बात है कि ऑफिस के लोग 12 घंटा काम नहीं करते थे, कंप्यूटर तो ऑन रहता था, लेकिन वो कहीं बाहर टहलने चले गए, छोड़ दिए, ऑन ही है, घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाने वालों ने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पावर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी डालें। पावर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी से क्या हो गया कि अभी सबसे पहले आप देखिए कि जब भी कंप्यूटर को आप छोड़ देते हैं तो पावर सेविंग मोड में चला जाता है, स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। अपने मोबाइल में भी है, कंप्यूटर में भी है। तो ये पावर सेविंग कैपेबिलिटी के विषय में पहली बार हम इसी माइक्रो प्रोसेसर में सोचे थे, SL लो पावर SX प्रोसेसर। मतलब ये पावर मैनेजमेंट का काम भी खुद करेगा। इसके बाद कंप्यूटर पर यूजर के कंट्रोल के साथ साथ एक ऑटोमेटिक फीचर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही लगा दिया गया, जब वो माइक्रो प्रोसेसर खुद से सोच सकता था। एक टाइम सेट अगर कर दिया जाए कि 5 मिनट तक किसी भी इनएक्टिविटी में आप पावर को डाउन कर दीजिए। अगर 5 मिनट तक कीबोर्ड पर कोई टच नहीं कर रहा है, वो 5 मिनट भी यूजर से डिमांड करता है। ऑपरेटर बताएगा कि ठीक है, अगर 5 मिनट तक, 1 मिनट तक, 10 मिनट तक, जो भी आपको सेटिंग करना है आप कर दें पावर मैनेजमेंट के लिए। वो पावर अगर 5 मिनट तक कंप्यूटर को आप नहीं देते हैं तो कंप्यूटर स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, तो आपका पावर मिनिमम खर्च होगा। आपके मॉनिटर के पावर को डाउन कर देगा, हार्ड डिस्क के पावर को डाउन कर देगा, कीबोर्ड माउस को मिलने वाले पावर को डाउन कर देगा। मतलब हर डिवाइस अगर वो 5 मिनट तक ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है या जो भी स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट कर रखा है, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक तरीके से CPU ही पावर कंट्रोल करेगा। यूजर को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेटर को कोई टेंशन नहीं लेना है। CPU ये काम करने में सक्षम था 386 SL में। और उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट हमने बनाया 386 SLC। तो ये लो पावर तो था ही, साथ में कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी इसी प्रोसेसर में पहली बार आया। ये अलग बात है कि यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर कैश को हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, बहुत सफलता नहीं मिली। लेकिन SLC जब हमने बनाया, खास करके DX प्रोसेसर के समय, या यहाँ पर 486 SX जब बनाया, तो यहाँ पर तो हमने कैश इम्प्लीमेंट कर ही दिया। मतलब यहाँ से हम सोचना शुरू किए। और कैश मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि कैश मेमोरी अगर हम सोचने की बात करते हैं तो उसी समय हमने हाई स्पीड की बात की, रैम से भी हाई स्पीड में प्रोसेसिंग हो, इसके लिए हमने
कैश मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन किया। तो अब हमारा प्रोसेसर जो एक सिंपल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता था वो पावर मैनेजमेंट का भी काम कर सकता है और कैश को भी सपोर्ट करता है। मतलब आप ज़रूरत पड़े तो रैम और सीपीयू के बीच में एक्सटर्नल कैश लगा लें और ये हाई स्पीड कैश है और कैश के थ्रू वो प्रोसेसिंग करना, डेटा कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग शुरू कर दिया और हमारे मशीन की स्पीड बढ़ गई। तो ये व्यवस्था हमारा यहाँ के बाद 386 DX में आए। DX में हमने क्या किया, डेटा कम्युनिकेशन यहाँ देख लीजिए आप 32 बिट है तो 32 बिट यहाँ भी बढ़ा दिया, एड्रेस लाइन को भी 32 बिट कर लिया। ये कंप्लीट 32 बिट 386 DX जो प्रोसेसर है वो कंप्लीट 32 बिट का है। और 32 बिट कहने का मतलब अगर 24 से आप 32 करते हैं तो हमारी मेमोरी की कैपेसिटी 4 GB बढ़ गई। और ये 386 DX प्रोसेसर की बात हम कर रहे हैं। आप सोचिए कि आज भी हम एडवांस कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हम उसमें 2 और 4 GB ही रैम इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं 4 GB सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जबकि 4 GB सपोर्ट तो हमारा 386 DX ही करने में सक्षम था। तो माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट आज के प्रोसेसर या कंप्यूटर के डेवलपमेंट से बहुत फास्ट चलता है। हार्डवेयर लेवल पर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आप देखिए DX में हमने 32 बिट का रजिस्टर साइज रखा, हमने डेटा बिट भी 32 बिट का रखा, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दोनों सेम हो गया। साथ में हमारी मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी भी सेम हो गई। आप 4 GB प्रोसेसिंग करने, मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करने में सक्षम थे। इसके बाद हम देखें तो 486SX 386 DX का थोड़ा सा एडवांसमेंट है, स्लाइड एडवांसमेंट है। यहाँ पर देखिए हमने इधर कोई चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक काम हमने कर दिया, ये 8 किलोबाइट का एक कैश मेमोरी हमने ऐड कर दिया अपने मेमोरी में। मतलब मैक्सिमम जो मेमोरी 4 GB जो एड्रेस हो रहा है वो तो अलग है, उसके अलावे हम CPU और मेन रैम के बीच में कैश मेमोरी का एडजस्टमेंट किया, कैश मेमोरी को ऐड कर दिया। और कैश मेमोरी ऐड करने के बाद हमारी कैपेबिलिटी बढ़ गई, हमारा स्पीड बढ़ गया, प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई और हमारा एडवांस कंप्यूटर बनना शुरू हो गया। इसके बाद अब देखिए तब तक हमारे पास 486 DX प्रोसेसर। तो यहाँ तक तो जो डेवलपमेंट हमने किया था, यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट कर लिया हमने, प्रोसेसर बना लिया, उसकी जो वर्ड लेंथ, उसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी, उसका डेटा कम्युनिकेशन बस, ये हमने ऑप्टिमम लेवल पर लेके गए। कैश मेमोरी का भी इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ 486 में आने के बाद एक समस्या और रह गई थी, जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, मैथ प्रोसेसिंग यूनिट। अभी इससे पहले के हर प्रोसेसर में आप देखिए कहीं भी हमने इस्तेमाल नहीं किया था। मतलब इस प्रोसेसर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हमको एक मैथ प्रोसेसिंग यूनिट अलग से कंप्यूटर में इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन 486 DX जब आया तो DX के टाइम में पहली बार हमने इंटरनल फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की बात की। मतलब जो मैथ प्रोसेसिंग यूनिट था उसको भी हमने अपने कंप्यूटर के CPU के अंदर डिज़ाइन कर लिया। मतलब इससे पहले मैथ प्रोसेसिंग के लिए अलग को प्रोसेसर या मैथ प्रोसेसिंग यूनिट लगाना पड़ता था कंप्यूटर में, और हमारा मेन प्रोसेसर भी काम करता था। लेकिन 486 आने के बाद 486 DX की जब हम बात किए तो हमने मैथ प्रोसेसिंग यूनिट को भी इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। आप देखें कि यहाँ पर कितना अधिक हमारे पास कंपोनेंट इंटीग्रेट होने लगे, क्योंकि मैथ प्रोसेसिंग यूनिट भी अब आ गया। मतलब 486 DX प्रोसेसर के बाद के प्रोसेसर में हम मैथ प्रोसेसिंग यूनिट की अलग सेपरेट बात करते ही नहीं हैं। ये सारी बातें हमारे माइक्रोप्रोसेसर के अंदर ही इंटीग्रेट हो गए। आप बोले कि मैथ प्रोसेसिंग यूनिट का काम करना वो भी हमारा प्रोसेसर सफिशिएंटली करेगा, कैश मेमोरी का मैनेजमेंट है वो भी करेगा, और एड्रेसिंग कैपेसिटी और वर्ड लेंथ और डेटा की बात तो है ही। इसके बाद हमने एक नई टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया, अभी तक जो माइक्रो प्रोसेसर में हमने बनाया, आप इन दोनों को ज़रा देखिए, 486 DX और 486 DX2 इंटरनली दोनों बिल्कुल सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। बल्कि यहाँ पर रजिस्टर हमने कुछ ट्रांजिस्टर घटा भी दिए। लेकिन इस दोनों में बेसिक अंतर क्या है, ये जो 2 है ये क्या करता है,
ये बोलता है क्लॉक डबलिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी हमने इम्प्लीमेंट की और ये टेक्नोलॉजी 486DX2 जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल क्लॉक की बात करने लगा। मतलब 486DX2 बोलता है कि अगर इंटरनली ये 50 मेगाहर्ट्ज पर काम करेगा तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इसका जस्ट हाफ होगा, 25 मेगाहर्ट्ज। तो हम जानते हैं कि हमारे सीपीयू के इंटरनल प्रोसेसिंग क्या वैल्यू है, बाहर से कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्पीड को क्योंकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्पीड तो रैम के साथ अटैच्ड है, रैम जब डेटा देगा वापस लाएगा, स्लो स्पीड है तो समय ज़्यादा लगेगा और उसकी स्पीड को हम नहीं बढ़ा सकते। हम कैश लगा के थोड़ा सा इंप्रूव किए लेकिन कैश से ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो सीपीयू रजिस्टर और कैश के बीच में जो स्पीड डिफरेंस था उस डिफरेंस को हमने एनालाइज किया और हमने पाया कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन तो स्लो होगा लेकिन इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को तो हम बढ़ा ही सकते हैं। तो यहाँ पर 486DX2 में हमने क्लॉक डबलिंग का कॉन्सेप्ट लाया, फिर DX4 भी लाया, 486DX4 मतलब क्लॉक इंटरनली 4 गुना ज़्यादा। अगर DX4 100 हो, DX4 100, इसका मतलब इंटरनली ये 100 मेगाहर्ट्ज पर काम करता था और एक्सटर्नल ये 25 मेगाहर्ट्ज पर काम करता था। आप सोचिए 4 गुना का अंतर हो गया, क्योंकि बाहर के डिवाइस को बहुत ज़्यादा डेवलप कर पाना संभव नहीं है। कैश मेमोरी स्टैटिक रैम है, फास्ट है, लेकिन वो सीपीयू का रजिस्टर नहीं हो सकता, रजिस्टर से 3-4 गुना स्लो है। तो हमने रखा कि ठीक है इंटरनल एक्सटर्नली 4 गुना स्लो ही काम कीजिए, लेकिन इंटरनल प्रोसेसिंग हम फास्ट करेंगे, हम तेज़ी से करेंगे, हम ज़्यादा फास्ट करेंगे ताकि काम हमारा आसान हो। तो ऐसी स्थिति में DX2 आते आते हमने इस प्रोसेसिंग लेवल पर आप देख लीजिए कि अब हमारे पास 32 बिट का रजिस्टर है, 32 बिट डेटा बस भी है, 32 बिट का एड्रेस भी है, 8 किलोबाइट इंटरनल कैश हमने लगा रखा है। उसके बाद इसमें मैथ प्रोसेसिंग यूनिट भी है, 4 GB एड्रेसिंग कैपेसिटी है, क्योंकि ये 32 बिट है तो 2 to power 32 4 GB होगा। इसके बाद आया 586 एक्चुअल में इंटेल के द्वारा बनाया हुआ प्रोसेसर नहीं है, इंटेल ने इसको नहीं बनाया, ये AMD प्रोसेसर ने इसको बनाया, लेकिन आर्किटेक्चर सेम था। यहाँ इन्होंने क्या किया कि डेटा बस जो था ये 64 बिट कर दिया इन्होंने। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 64 बिट होगा, ये 32 बिट होगा। मतलब डेटा बस जो है वो 32 बिट का है, ये इंटरनल प्रोसेसर को क्या बिट हमने 64 बिट कर लिया। और आगे चल के हमने डेटा और इंस्ट्रक्शन, इसको इंस्ट्रक्शन आप पढ़ें, डॉट हम कर देते ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और डेटा कैश का कॉन्सेप्ट आ गया और ये 8K का 2 हमने कैश इस्तेमाल किया। पहले एक ही कैश की बात थी, अब 2 कैश की बात करने लगे। फ्लोटिंग पॉइंट हमने लगा लिया है, एड्रेसिंग कैपेसिटी जो कि 32 बिट है तो इतना ही रहेगा। और बाद के प्रोसेसर में हमने 64 बिट डेटा बस विड्थ रखा और ये प्रोसेसिंग भी 64 बिट हमने रखा। थर्टी 6 बिट हमने एड्रेस बस को बढ़ा दिया, तो ये 4 GB से बढ़ करके हो गया 64 GB। अब तक इस प्रोसेसर में ग्रेजुअली हमने डेवलप किया। पहले हमने रजिस्टर साइज को बढ़ाने की कोशिश की, डेटा बस को बढ़ाने की कोशिश की, एड्रेस बस की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की, इंटरनल कैश को बढ़ाया, पावर कैपेबिलिटी बढ़ाया। उसके बाद क्लॉक डबलिंग का कॉन्सेप्ट लाया, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट इंसर्ट कर दिया, ट्रांजिस्टर कितने यूज हो रहे हैं और एड्रेसेबल लोकेशन क्या है, ये सारा कुछ काम हमने किया। और ये सारा कुछ काम 486, 586 या P6 प्रोसेसर तक हम कर पाए। लेकिन हमारे कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की जर्नी यहाँ समाप्त नहीं होती है। माइक्रो प्रोसेसर की जर्नी यहाँ के बाद अब हमारा रिक्वायरमेंट था एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करते थे। हमने कहा कि एक ALU बना देने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको
ऐसा कुछ व्यवस्था करना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक के बदले 2 एग्जीक्यूशन यूनिट बना ले, 4 एग्जीक्यूशन यूनिट बना ले, 8 एग्जीक्यूशन यूनिट बना ले। मतलब अब हम मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट लाए, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर को हमने इम्प्लीमेंट किया। तो ये जो सामान्य प्रोसेसर थे जो अप टू P6 तक बनाए गए, इन सारे प्रोसेसर में एक बात कॉमन थी कि इनके अंदर सिंगल ALU यूनिट होता था, सिंगल कंट्रोल यूनिट होता था, और ये सारी कैपेबिलिटी हम अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे नए नए वर्जन लाए और नया नया डेवलपमेंट किया। लेकिन ये तब तक सफिशिएंट रहा जब तक कि हमारे दुनिया में इंटरनेट नहीं आया था। आप जानते हैं 95 में आ गया इंटरनेट। इंटरनेट के आने के बाद हमारा रिक्वायरमेंट ही बिल्कुल बदल गया। ये जो पर्सनल कंप्यूटर हुआ करता था, अब ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं हो करके ये एक पर्सनल नेटवर्क का पार्ट हो गया। इंटरनेट आते ही हमने अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना शुरू कर दिया। अब हमको नेटवर्क कंप्यूटर की बात होगी, हाई डेटा प्रोसेसिंग चाहिए। अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूर से डेटा एक्सेस, अभी तक जो डेटा होते थे इन्हीं के सेकेंडरी स्टोरेज में होते थे, सिस्टम के अंदर होते थे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से काम चलता आता था। लेकिन हमको अब बाहर के दूसरे सिस्टम से इंटरकनेक्ट करने की बात है, नेटवर्क की बात होने लगी, इंटरनेट की बात होने लगी, तो रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा। और जैसे ही हम डेवलपमेंट हुआ, अब हम डेटा प्रोसेसिंग की बात नहीं करके वीडियो प्रोसेसिंग की बात करने लगे। अब हमको एनिमेटेड गेम की बात होने लगी, मल्टीमीडिया कंप्यूटर की बात होने लगी। तो क्या उस तरह के रिक्वायरमेंट को सफिशिएंटली पूरा करने में ये सक्षम थे प्रोसेसर? क्वेश्चन का जवाब सीधा ना में होगा। मतलब ये सारे प्रोसेसर तो अपनी जगह पर ठीक थे, लेकिन सिर्फ प्रोसेसिंग का काम कर सकते थे। इसमें नई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इनसे और आगे, इसके बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर पेंटियम शुरू होता है। इंटेल ने यहाँ पर 486 के बाद सीधे पेंटियम प्रोसेसर 5th जनरेशन में डेवलप किया। और पेंटियम प्रोसेसर, पेंटियम के साथ साथ जितने भी प्रोसेसर डेवलप किए गए, और इसके बाद ये समय इतनी तेज़ी से बदला कि इसके बाद और भी बहुत सारी कंपनियाँ माइक्रोप्रोसेसर बनाना शुरू कर दी। AMD के प्रोसेसर आ गए इनको टक्कर देने के लिए, साइरिक्स के प्रोसेसर बनाए जाने लगे, और भी कुछ कंपनियां आई जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बनाया कंप्यूटर के लिए। तो अब एडवांस माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर के विषय में अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। बेसिकली आपको इस वीडियो में ये देखने को मिला कि कैसे कैसे हम रजिस्टर साइज, डेटा बस, एड्रेस बस, इंटरनल कैश क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट क्या है, मैक्सिमम एड्रेसेबल स्पेस क्या है, और किस तरह से ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने इसको डेवलप किया। अब बाद के लेक्चर में, अगले लेक्चर में और डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।